तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे और उसका हमारा आपका पहला चैप्टर चल रहा है यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है। और इससे पहले की क्लासेस में जो कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है तो आई होप कि अगर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे होंगे तो आप इससे पहले डिवीज़न और मॉक टेस्ट लगा करके ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं अगर बात करूं इससे पहले की कंपनीज के बारे में तो इसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। हमने टोटल कितने कंपनीज की बात की हुई है। पहला पुर्तगाली हो गया, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच और चौथा और लास्ट कंपनी है फ्रांसीसी के बारे में। ठीक है। ऐसे तो आपके एग्जामिनेशन से इससे क्वेश्चंस हालांकि बहुत ही रेयरली बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी छोटा सा टॉपिक है तो इसको ख़त्म करना ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आइए देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है। अगर मैं फ्रांसीसी की बात करूं तो फ्रांस के जो सम्राट हुआ करते थे लुई 16। ठीक है, कहीं पे आपको लुई X1V करके भी दिखेगा तो इसको रोमन लैंग्वेज में 16 कहते हैं। ठीक है। तो फ्रांस के जो सम्राट थे लुई 16 के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा जो है ना वो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और जिस कंपनी कहूँ मैं अगर कि इसको अगर नाम दिया गया, इस कंपनी का जो नाम था वो था कंपनी देश इन देशे ओरिएंटल्स। ठीक है। तो आप पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि जो उस समय के कह सकता हूँ सम्राट हुआ करते थे फ्रांसीसियों के, वो थे सम्राट लुई X1V, लुई 16 थे। ठीक है। ये तो सम्राट हो गए। ठीक है। और इसका एक मंत्री था, मिनिस्टर कह सकते हैं, मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ, मिनिस्टर। उसका नाम था कॉलबर्ट। ठीक है, उस मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। अब इसने जो है ना वो 1664 में यानी कि 1664 में जो है वो इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसकी स्थापना करता है। अगर आपसे नाम पूछ ले, ठीक है, तो अगर उसका नाम अगर आपको पूछ ले तो उसे कहते हैं कंपनी देश इन द से ओरिएंटल्स। ठीक है। कंपनी देश इन द से ओरिएंटल्स। ठीक है, ये कंपनी का नाम था। और पिछली क्लासेस में जो है वो मैंने आपको लिखवा दिया था कि जो इसका कहूँ मैं कि जो टोटल कंपनीज थी उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब से था। ठीक है। और इन्होंने कौन सी कंपनी के कहाँ पे स्थापना की हुई थी तो वो सब कुछ मैंने आपको लिखवा दिया था। अगर मैं आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। पुर्तगाली का मैंने क्या बताया था आपको, तो पुर्तगाली का जो पहला कंपनी था वो आपका कोचीन में था 1503 में, है ना। और दूसरा आपका डच में था। और डच का मतलब कहाँ था, मसूलीपट्टनम में। जो मसूलीपट्टनम कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में। 1605 में इस्टेब्लिशमेंट था। तीसरा अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज का आप सभी को पता है, इसने भी मसूलीपट्टनम में स्थापना किया था अपनी पहली कंपनी 1611 में। चौथा डेनिस। ठीक है, इसने किया था ट्रावनकोर। ट्रावनकोर कहाँ पे है तो तंजौर में है। 1620 में जो है इसने भी स्थापना की हुई थी। और लास्ट है फ्रांसीसी। ठीक है। अब फ्रांसीसी ने कहाँ किया था तो फ्रांसीसी ने किया था आपका सूरत गुजरात में। मतलब जो कंपनी देश इन द से ओरिएंटल्स है इसकी स्थापना कहाँ हुई होगी तो आपका हुआ होगा कहाँ पर में तो सूरत में। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको आई होप की बातें क्लियर होगी। अब मैं बात करने वाला हूँ द हिस्ट्री बिहाइंड पुडुचेरी। आपको पता है कि पुडुचेरी जो है हमारे कंट्री का एक पार्ट है। ठीक है। तो 1673 में क्या हुआ था कि एक बंदा था जिस बंदे का नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, उस बंदे का नाम था फ्रांसिस मार्टिन। उसने जो है ना वलिकोडापुरम में जिसको, ठीक है, वलिकोडापुरम ही आगे चल के आपका पौंडीचेरी बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने वलिकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार थे वहाँ के, उसके नाम था शेर खां लोदी। ठीक है,
उससे पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया था। वो उस समय में कोई स्टेट नहीं था या फिर यूनियन टेरिटरी नहीं था, वो एक नॉर्मल सा वलिकोडापुरम। और वलिकोडापुरम के अंदर जो है ना वो आपका आता है पौंडीचेरी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर मैं आप मेंशन कर सकते हैं कि 1673 में जो है ना वो एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। ठीक है, उसका नाम था मार्टिन। ठीक है, मार्टिन नाम था। उसने जो है ना वो एक राजा से, मुस्लिम कह सकता हूँ, मुस्लिम राजा से, उसको सूबेदार भी कह सकते हैं हम, मुस्लिम सूबेदार, क्या नाम था उसका, शेर खां लोधी। ठीक है, शेर खां, शेर खां लोधी, ठीक है, से आपका जो पौंडीचेरी है ना, पुदुचेरी, इसका नाम था पुदुचेरी, ऐसे करके नाम था इसका। पौंडीचेरी आगे चल के इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है, कहाँ चला गया। तो मैंने क्या कहा, पहला तो ये होगा कि 1673 में एक फ्रांसिस मार्टिन नाम का व्यक्ति था, वो मुस्लिम सूबेदार के पास गया। ठीक है, और वो उसका नाम था शेर खां। ठीक है, शेर खां लोधी, उस बंदे का क्या नाम था, शेर खां लोधी। उससे वो जो है ना वो पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त करता है। ठीक है, और यही आगे चल के आपका पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रांसीसी के बारे में, तो ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, तो इन लोगों के बीच में ना, अब आपको पता है कि अंग्रेज भी इस समय में इंडिया में ही थे, क्योंकि ये बात हो रही है 1673 की। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है ना वो कर्नाटक के क्षेत्र में बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी। बहुत बात से मतलब है कि 3 बार ऑलमोस्ट जो है वो लड़ाई हो चुकी थी ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस फ्रांसिस के बीच में। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा बंदा कि वो उसके क्षेत्र में आकर के अपना काम करे, अपने आप को डेवलप करे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इनके बीच में ना 3 बार लड़ाई हुआ था। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। वेन्यू कहाँ पे था, वेन्यू कहाँ पे था, तो कर्नाटक में था। वेन्यू का मतलब होता है जहाँ पर में कोई चीज़ होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह रहा हूँ कि जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है ना कोई भी चीज़, तो उसको वेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में ये था, है ना जी। और कितनी बार लड़ाई हुई थी कर्नाटक में, 3 टाइम्स, 3 बार इनके बीच में जो है ना वो लड़ाई हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अब इसी युद्ध को जो है, अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध को जो है ना वो आपका आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं, आंग्ल, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी, और आप लिख लीजिएगा युद्ध। तो ये इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं, और इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और 3 बार कब हुई थी लड़ाई, तो वो भी एक बार आप जान लीजिए कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है वो 3 टाइम्स हुआ था। ठीक है, पहला युद्ध जो हुआ था, ठीक है, पहला युद्ध जो हुआ था वो आपका 1746 से लेकर के, ठीक है, 1748 तक, 2 साल ऑलमोस्ट जो है ये युद्ध चला था। ये पहला युद्ध है। ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड, और ये यहाँ पर मैं थर्ड। पहला युद्ध हुआ था 1746 से 1748। ठीक है, अब इसमें जो है आपकी एक संधि हुई थी, संधि हुई थी इसमें। उस संधि का नाम था एला सापेल, एला शापेल संधि हुई थी। और विनर कौन था, विनर कौन था इसमें, ठीक है, तो इसमें आपका जो फ्रेंच थे ना, फ्रांस, ये आपका विनर था।
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि संधि हुई थी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर में ये हो गया। पहला पॉइंट जो 1746 से लेकर 1748 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, और इसमें आपका संधि कौन सी हुई थी? संधि हुई थी एला सापेल, ठीक है, ये संधि का नाम था। और इसमें जीता कौन था? डब्लू का मतलब हो गया विनर, ठीक है, जीता कौन था? फ्रांस जीता था। दूसरा होता है 1749 से लेकर के 1749 से लेकर के जो है आपका 54 तक, ये दूसरी बार हुई थी, ठीक है। अब इसको कहते हैं पौंडीचेरी की संधि, ठीक है, पौंडीचेरी की पौंडीचेरी की संधि कहते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना आपका अंग्रेजों का जो है ना प्रभाव बढ़ता है इस युद्ध में, ठीक है, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, ठीक है जी, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तीसरा आपका आता है 1756 से लेकर के 63 तक, ये आपका लास्ट युद्ध था, ठीक है। और इसमें जो है आपका इसको जो है हम कह सकते हैं वांडीवाश के युद्ध के बाद जो है ना वो फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए थे। एक आपका युद्ध हुआ था वांडीवाश का युद्ध, आपका 22 जनवरी 1760 को हुआ था, ठीक है, 1760 को हुआ था। तो इस बीच में जो है ना 1756 से लेकर 63 के बीच में दो बार युद्ध जो है वो आपका हुआ था। एक आपका वांडीवाश का युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध आपका हुआ था कर्नाटक तृतीय युद्ध, ठीक है, 1756 से लेकर के 63 तक। इसमें पेरिस की संधि को कहा जाता है, पेरिस की संधि इसको कहा जाता है, ठीक है, पेरिस की संधि। और इसमें जो है आपका मैंने बताया कि एक कह सकते हैं कि फ्रेंच जो है ना वो आप कमजोर पड़ रहे थे, ठीक है। और एक आप और युद्ध लिखिएगा, ठीक है, और उस युद्ध का जो मैंने अभी आपको बताया वांडीवाश का युद्ध, जो आपका कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवाश का युद्ध, ठीक है। हिस्ट्री में जो है ना वो आपका टाइम फ्रेम याद रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो आपका वॉर के यानी कि युद्ध के जो साल है ना वो याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो आपका 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का जो युद्ध हुआ था ना उसमें फ्रांसीसी सेना जो है वो पराजित हुई थी। तो इसका जो मैं अगर बात करूँ फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी सेना जो है वो क्या हुई थी? पराजित हुई थी, ठीक है, और उसका वर्चस्व जो है वो भारत में समाप्त हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है जी। और इस युद्ध में जो है ना आपका एक जनरल आयर कूट, ठीक है, उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो वांडीवास के युद्ध में किसने किया था? ब्रिटिशर्स का नेतृत्व कौन किया था? ठीक है, तो उसका नाम था आयर कूट, जनरल ठीक है, आयरकूट इसका नाम था, जनरल आयरकूट। तो फ्रांसीसियों के बारे में बस इतना ही। इसी के साथ जो हमारा यूरोपियों का भारत में आगमन का जो पूरा चैप्टर था वो यहाँ पर में समाप्त हो जाता है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। और अब जो है हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है, वो होता है। तो एक तो आपका हो गया कि यूरोपियों का भारत भारत में आगमन, उससे जितने भी कंपनी हुआ करती थी, जितने भी लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो उन सब के बारे में हमने जान लिया। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का इतिहास क्या है?
अगर आपसे अगर मैं पॉइंट पूछूं कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का जो इतिहास है वो क्या है, क्योंकि हर किसी टॉपिक का जो है ना वो हमें बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का, तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण का इतिहास जो है वो इंडिया में ऑलमोस्ट 19th ऑफ सेंचुरी से, मतलब 19वीं शताब्दी से, जिसको हम कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 19th सेंचुरी से जो है ना, वो कह सकता हूँ कि भारत में ये शुरू हुआ था। ठीक है। अब ये जो शुरुआत इसकी हुई थी, ऐसे तो आपको बहुत सारे ऐसे कहूँ मैं कि समाज मिलेंगे जिनकी स्थापना ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो है वो हो गई थी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो एक जड़ से जिसकी शुरुआत होती है वो कब से हुई थी, तो 19वीं शताब्दी से हुई थी। ठीक है। अब 19वीं शताब्दी से बात करूं मैं दोस्तों, तो ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब समाज में सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि इस दौर को जो है वो समाज सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण भी कहा जाता है। हिंदी मीडियम में बात करूँ, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसमें जो है ना वो समाज में प्रगति और जागरूकता की लहर लाई गई थी। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य की मैं बात करूं, तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो था समाज में प्रचलित अंधविश्वास, जातिवाद और सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के हनन को समाप्त करना था। ये बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे समाज में जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की, प्रार्थना, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रचार। ठीक है। तो ये सब के बारे में हम वन एंड वन करके ऐसे करके पढ़ेंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो 19वीं सदी का जो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण भारतीय समाज में जो है वो आपका आधुनिकता, मॉडर्निटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और आपका कहते सकता हूँ सामंतवादी मूल्यों का एक बीज रोपण था कि भाई अब रूट का जो है वो डेवलपमेंट हो चुका है। आपको पता है कि कोई एक प्लांट जो है, अगर मैं बात करूँ कोई किसी प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, और आप समझिए कि एक प्लांट है, ये प्लांट कैसे ग्रो करेगा? जब इसकी जड़ें मजबूत होंगी तभी तो। आपने सुना होगा किसी न किसी के हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है उसका जो रूट होता है वो क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है रूट। ठीक है। अगर जड़ वीक रहेगा तो क्या उसमें सही से फल लग पाएंगे क्या? आप खुद सोचिए कि अगर किसी का जड़ वीक है, अगर किसी का जो है मैं कहूँ बेसिक ही खराब है, जैसे किसी का, बहुत लोगों का मैथ ही जो है वो बचपन से ही बेकार रहता है, किसी का जीएस जीके जो है वो बचपन से ही रहता है कि भाई साइंस एसएसटी हिस्ट्री सब पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो रूट ही वीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम पहले ही से ही जो है वो पानी डालने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, उसके लिए खाद मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो आपका 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट जो इसकी शुरुआत की गई थी, और बहुत सारे जो है वो सोसाइटी की भी स्थापना इसमें की गई थी। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला जो आपका सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है। इनको इनका टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा, 1772 से लेकर के आपका 1833 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है। जो राजा राम मोहन राय को जो है ना वो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इनको जो है वो भारतीय, ठीक है, क्यों ये भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है इनको कहा जाता है?
थे, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी ना वो ब्रह्म समाज की स्थापना वो यहीं से हुई थी शुरुआत, और यहीं से जब नींव पड़ी ना तो लोगों ने इनको देख के, इनको फॉलो करके और इनकी बातों से इंस्पायर होकर के जो है बहुत सारे कह सकता हूँ उस आंदोलन किए, समाज बहुत सारे कह सकता हूँ समाज की स्थापना की, है ना। तो इनको इस वजह से जो है वो भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अब इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था वो आपका 22 मई 1772 को, ठीक है, 22 22 ऑफ मई को हुआ था। ये हुआ था हुगली जिले में, राधानगर एक जगह था वहाँ पर में हुआ था, ठीक है। तो 22 मई कह सकता हूँ 1772 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर में? एक जगह है जिस जगह का नाम है राधानगर, ठीक है, राधानगर में हुआ था, ठीक है। अब इनके पास जो है ना वो बहुत तरह के लैंग्वेजेस का नॉलेज था, ठीक है, भरपार है इनके पास लैंग्वेजेस का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस का इनके पास कलेक्शन था कि ये बहुत सारे लैंग्वेज में अपने चीज़ों को बता सकते थे। यहाँ तक कि लैटिन एंड हिब्रू जैसे लैंग्वेज में भी ये अपनी चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते थे। तो आप इससे सोच सकते हैं ये कितने ज़्यादा कह सकता हूँ बुद्धिमान व्यक्ति हुआ होंगे उस समय के, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन जी के द्वारा कब की गई थी, तो एक डेट आता है 1828, ठीक है, और ईयर है, सॉरी, ये 1828 में जो है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की जाती है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ों की भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूं 1809 की, 1809 की बात करता हूँ, तो उन्होंने जो है ना वो एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, आप कहीं कहीं पे इसको कहा जाता है तुफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, उस इस नाम की पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने जो पहली पुस्तक अपनी लिखी थी, ठीक है, बुक की मैं बात करूँ तो इनकी पहली बुक जो है वो 1809 में पब्लिश हुई थी, 1809 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इस बुक को कहा गया एकेश्वर, एकेश्वर वादियों का उपहार। ये उनके बुक का नाम है, ठीक है, एकेश्वर वादियों का उपहार, ठीक है। और अगर मैं इसको अरबी भाषा में बताऊँ आपको, तो अरबी में जो है इसको तुफहात उल मुवाहिदीन कहा गया था। तुफहात, कह सकता हूँ तुफहात, तुफहात है ये, सॉरी, तुफहात। ठीक है जी, तो ये इनकी प्रथम बुक थी, 1809 में पब्लिश की गई थी। आगे आइए। अब इन्होंने जो है ना वो एक सभा की स्थापना की थी, जिस सभा का नाम था, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1814 से 1815 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वन से लेकर के 1815 तक का, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना वो आत्मीय सभा और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दो स्थापना आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक स्थापना हो गया आपका कौन सा, तो आत्मीय सभा की, आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है दोस्तों। और 1816 में जो है वो मैंने अभी बताया कि वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की, ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में की गई थी। अब 1820 में जो है वापिस से उन्होंने एक बुक लिखा था जिसको कहा गया प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। जैसा कि आपको पता है कि इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस का जानकारी था, इनके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस का।
तो इन्होंने वापस से एक जो है ना वो अलग अलग लैंग्वेज में बुक लिखते थे। दोस्तों अगर आपको मेरी वॉइस का ना थोड़ा सा अगर कम आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मेरा जो है थोड़ा सा गले में दर्द है। सो दैट इज़ द रीज़न कि माई वॉइस इज़ टू मच लो। सो आई विल रीजनरेट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइवलीहुड। ठीक है, तो आगे टाइम से जो है आपको आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा कॉपरेशन जरूर रखिएगा। तो 1820 में 1820 में जो है इन्होंने वापस से एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। अब देखो जीसस है तो नॉर्मल सी बात है कि ये कौन से धर्म से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये किस क्या लिखा होगा, तो ऑलमोस्ट उन्होंने फारसी लैंग्वेज का जो है इस्तेमाल किया था। तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की जो है इन्होंने बुक लिखा था, नाम याद रखिएगा बुक का। ठीक है, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें आपको बुक के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बुक कौन से ईयर में लिखी गई थी और कौन से धर्म की स्थापना कब की गई थी, समाज की कौन से धर्म में स्थापना की गई थी। ठीक है, और उन्होंने जो है वापिस से दोस्तों डेविड हेयर की सहायता से जो है ना वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन जी के द्वारा, तो ये डेविड हेयर कौन है। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन होगा मन में, आप सोच रहे होगे कि भाई ये डेविड हेयर नाम का व्यक्ति कौन है। तो डेविड हेयर जो है ना आपका एक स्कॉटिश कह सकता हूँ व्यक्ति था, और ये भी एक समाज सुधारक था। अब आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो संगति होगा वो एक स्टूडेंट्स के साथ होगा ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज ये कलयुग है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि आपका जो बात होगी, आपकी जो जानकारी साझा होगी किसी के साथ, तो स्टूडेंट स्टूडेंट की बात समझ सकता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर मैं राजा राम मोहन जी भी एक समाज सुधारक थे, और एक डेविड हेयर जो है ना वो स्कॉटिश कह सकते हो स्कॉटिश जो है एक जगह है वहाँ का भी वो समाज सुधारक थे। तो जिन्होंने जो है वो भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान किया था डेविड हेयर जी के द्वारा। ठीक है, और उन्होंने जो है ना कोलकाता में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे डेविड हेयर। ठीक है, और भारतीयों के बीच जो है वो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में रुचि रखते थे। ठीक है जी, तो इसी के द्वारा जो है वो राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारकों के साथ मिलकर जो है 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, 1870 में जो है आपका कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो अभी सिर्फ हम राजा राम मोहन जी के द्वारा राजा राम मोहन जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ उनके बारे में ही ये चीज़ें लिखिए, अदरवाइज आप किसी और को इसमें इंक्लूड मत कीजिए। डेविड हेयर की सहायता से, ठीक, डेविड हेयर की सहायता से जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पर में, कोलकाता में। ठीक है, आगे आइए। अब इन्होंने जो है वो बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार की भी प्रकाशन किया था। सोचिए कि इन्होंने क्या किया कि एक जो बंगला लैंग्वेज है ना, आपको पता है बंगला लैंग्वेज बांग्लादेश और आपका पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। बंगला लैंग्वेज, ठीक है, एंड फारसी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज भी कहेंगे उसको। ठीक है, तो बंगला लैंग्वेज और एक फारसी लैंग्वेज में जो है वो एक प्रकाशन किया था इन्होंने अखबार का। बंगला में कौन सा किया था, संवाद कौमुदी, ये बहुत बार पूछा गया है आपका, संवाद, संवाद, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। संवाद का मतलब क्या होता है, आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत संवाद का मतलब नहीं पता चला हुआ। संवाद का मतलब होता है अपने विचारों को आदान प्रदान करना। ठीक है, तो संवाद कौमुदी, और आपका फारसी में कौन सा था, मिरातुल, मिरातुल, मिरातुल। ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे आपके न्यूज़पेपर।
ठीक है दोस्तों, तो ये दो न्यूज़पेपर की भी जो है कह सकता हूँ पब्लिशिंग जो है वो राजा राम मोहन जी के द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, आगे आइए। अब उन्होंने जो है वापिस से 20 अगस्त 1828 को, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है कि कब स्थापित किया था ब्रह्म समाज की, तो 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों मैं कुछ उपाधियों की बात करने वाला हूँ जिन्हें विभिन्न सम्राटों के द्वारा जो है वो राजा राम मोहन जी को दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले सम्राट की बात हो तो अकबर की मैं बात करने वाला हूँ। अकबर ने भी जो है वो कह सकता हूँ मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है ना वो राजा की उपाधि जो है वो राजा राम मोहन को दी थी। तो राजा राम मोहन जो आप ये राजा वर्ड देखते हो ना, वो राजा जो है वो उपाधि मिला हुआ था इनको। जो ये राजा जो है, राजा, ये उपाधि मिला हुआ था, उपाधि, उपाधि को इंग्लिश में बोलते हैं टाइटल मिला हुआ था। और ये टाइटल किसके द्वारा मिला गया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। और उन उन अपने दूत के रूप में जो है ना वो तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था इनको। ठीक है, और यहीं पर जो है ना वो ब्रिस्टल्स में 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो ब्रिस्टल्स एक जगह है, वहाँ पर डेथ जो इनका हुआ था, डेथ, ठीक है, डेथ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल्स में हुआ था, ब्रिस्टल। और 27 सितंबर 1833 को दुनिया से अलविदा कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये उनका पूरा टेन्योर था। आप देख सकते हैं कि छोटे से टेन्योर में जो इन्होंने बहुत सारे काम किए समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, अब देखो जब कोई बहुत पॉपुलर व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है दोस्तों, तो वो जो है ना आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे ऐसे समाज के व्यक्ति हैं जो उनका सोसाइटी को आगे चलाना चाहते हैं। जैसे ब्रह्म समाज हो गया, उनको आगे चलाना चाहते हैं। और यही ब्रह्म समाज जो है वो आगे चल करके बहुत सारे लोग जब देखेंगे इसको तो अपनी अपनी सोसाइटीज़ का स्थापना करेंगे। ठीक है, अब जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है ना ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी। ठीक है, और तत्व बोधनी सभा की स्थापना जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी की गई थी। तो ब्रह्म समाज का जो है ना वो मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ लिखिएगा, आफ्टर डेथ ऑफ मोहन जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो लॉन्ग में लिखिएगा। आफ्टर डेथ ऑफ मोहन जी, तो इनकी कमान जो है वो किसने संभाली थी ब्रह्म समाज की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन जी की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की जो कमान संभाली गई थी वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संभाली गई थी। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सी बात है, आना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आ गए एकदम से। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर साहब थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब जो है उनका अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो 1817 से लेकर के जो है वो 1905 तक जो है वो एक प्रमुख बंगाली समाज सुधारक थे। ठीक है, और समाज के दूसरे नेता भी थे, ब्रह्म समाज के दूसरे नेता भी थे, क्योंकि जो उनकी डेथ हो गई थी राजा राम मोहन साहब की। ठीक है, वो जो है ना वो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ना वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या है, पिताजी है। ठीक है, तो आप इनको याद रखने के लिए जो है, क्योंकि टैगोर है और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इनका अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो इनका जो टेन्योर था वो 1817 से लेकर के जो है वो 1905 तक का इनका टेन्योर था। ठीक है, और ये कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे।
और इन ये जो है ना, ये महर्षि के नाम से काफी ज्यादा फेमस थे, महर्षि के नाम से। ठीक है, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, महर्षि के नाम से काफी ज्यादा ये फेमस थे। ठीक है, फादर थे कि उनके, तो आर आर एन टैगोर के। दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कि मैं छोटे से वर्ड में लिखता हूँ, छोटी लाइन में लिखता हूँ, बिकॉज मुझे बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप अपनी सहायता से जो है, बिकॉज आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी आप पूरा लिख लीजिएगा, आर एन टैगोर से, क्या पता आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाए। तो महर्षि के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस थे। ठीक है, और पिता किसके थे, तो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब के। राजा राम मोहन जी की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने ब्रह्म समाज की कमान संभाली थी, और एक जो है ना मजबूत आधार इन्होंने दिया था। ठीक है, और उनके जो सिद्धांत थे राजा राम मोहन साहब के, वो वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया था, और ब्रह्म समाज को धार्मिक और नैतिक सुधारों की ओर जो है वो अग्रसर किया हुआ था। ठीक है, और उनके नेतृत्व में जो है दोस्तों, वो आपका ब्रह्म समाज ने एक बहुत अच्छा, जो कह सकता हूँ, टाइटल बिल्ड किया था सोसाइटी में। तो ये तो था उनके बारे में। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या स्थापित किया गया था, अभी मैंने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने जो है वो एक, कह सकता हूँ, सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा की जो है वो स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, 1839 में। ठीक है, ये हो गया। अब 1865 की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1865 में जो है वो ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और एक ब्रह्म समाज बनता है आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, जिसका प्रमुख जो है वो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और एक बनता है आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। दो ब्रह्म समाज बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, दो ब्रह्म समाज बनते हैं। समाज बनता है आपका, जो मैंने अभी बताया, वो क्या बताया, रिवीजन कीजिए फटाफट से, क्या बताया, वो बताया मैंने आपका आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, एक तो बनता है आदि ब्रह्म समाज, और एक क्या बनता है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। दोस्तों मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, बिकॉज पीसी का जो है वो बैटरी लो हो रहा है, तो एक बार इसको मैं ठीक कर देता हूँ, फिर वापस से मैं आपका रिवर्ट बैक करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा, पहला आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और आदि ब्रह्म समाज में जो है वो कौन लीडर थे, उनका नाम क्या था, अभी जस्ट हमने देखा, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब थे आपके आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख। ठीक है, और एक इनका नाम क्या था, इनका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना था। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 1878 की। 1878 में जो है वो केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के, इंडिया में जो है वो वापस से विभाजन हो जाता है, और एक अलग गुट के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। मतलब इसमें वापस से एक डिवाइड हो जाता है, वापस से एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। तो ये था कुछ आपका राजा राम मोहन साहब के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में बातें। अब बात करने वाला हूं मैं प्रार्थना समाज की। ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना समाज की बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो प्रार्थना समाज की बात करूँ, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के जो है वो महाराष्ट्र में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उसका नाम है महादेव गोविंद रानाडे, उनका नाम था
प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था महादेव रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो है वो प्रार्थना समाज के, और एक और व्यक्ति हुआ करते थे पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग उनका नाम था। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये दोनों के द्वारा जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। और ये कब किया गया था? 1860 1867 में जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। और रानाडे साहब को जो है वो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, और इन्हें जो है ना वो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट तो यहाँ से बनता है कि जो पांडुरंग साहब थे, आत्माराम पांडुरंग जो थे, उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये सुकरात क्या होता है? आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सुकरात वर्ड कहाँ से आ गया, तो पहले तो आप ये लिखिए कि पांडुरंग साहब को जो है महाराष्ट्र का सुकरात, ये इनको ना एक फेमस थे कि महाराष्ट्र का सुकरात नाम से जो है इनको जाना गया था। अब सुकरात को जो है ना वो सोक्रेटिस कहा जाता है। ठीक है, और ये प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक थे। जो सुकरात थे ना, सुकरात को मैंने क्या कहा, वो एक सोक्रेटिस इनको कहा गया था। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस वर्ड है ये। ठीक है ना, कौन थे ये? ग्रीक फिलोसोफर थे, फिर दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक दार्शनिक थे ये। ठीक है, और ये जो है ना वो सत्य नैतिकता की खोज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, और जब उनसे कोई सवाल कह सकता हूँ, उन्हें सवाल पूछने और तर्क के माध्यम से जो है ना वो ज्ञान प्राप्त करने की विधि के लिए भी जाना जाता था। ठीक है, और इसी को जो है अगर कोई व्यक्ति किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है और तर्क के माध्यम से जो है ना, तर्क के माध्यम से जो है वो अपने आंसर को इलेबोरेट करता है, आंसर जानने की कोशिश करता है, इसी को जो है कह सकते हैं साक्रेटिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आत्माराम पांडुरंग साहब थे उनको महाराष्ट्र का जो है वो सुकरात कहा गया था, इसलिए कहा गया था क्योंकि वे जो है ना समाज सुधारक थे। पहली बात तो ये हो गया, और अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो है वो तर्क और प्रश्न का सवाल बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो आत्माराम पांडुरंग साहब है वो अंधविश्वास, जातिवाद, समाज कुरीतियों के खिलाफ थे, बिल्कुल अगेंस्ट में थे इन चीज़ों के। ठीक है, अब आइए अगला चीज़ जानते हैं आत्मा का प्रार्थना समाज के बारे में। ठीक है, जो आपका इतना चीज़ जो है मैंने आपको बताया है, इतना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना याद रखिए। ठीक है, अगला आते हैं वेद समाज के ऊपर। वेद समाज, दोस्तों, केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर के जो है ना वो श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। अब आप देख रहे हो क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग के फेज में ही कहा था कि जो आपका ब्रह्म समाज है ना, इसी से जो है वो बहुत सारे समाज का स्थापना होगा। तो जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, यही आगे चल करके टूट गया था, जो मैंने आपको बताया। और यही टूट करके जो है ना वो आप कह सकते हो प्रार्थना समाज, वेद समाज। ठीक है, तो इन सब की जो स्थापना होती है। तो श्रीधरलू नायडू, आप इनको सिर्फ नायडू से जानिए। नायडू साहब ने जो है ना वेद समाज की स्थापना की थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास में जो है ना वो इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं आर्य समाज के बारे में। आपका एग्जामिनेशन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक आपका ब्रह्म समाज और दूसरा आपका आर्य समाज। बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है और आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आर्य समाज, ठीक है, तो दयानंद सरस्वती का जी का जो जन्म है वो 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। दयानंद
दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है वो आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1824 में, गुजरात। ठीक है, 1824 में जो है वो गुजरात की एक जगह है काठियावाड़ में हुआ था। और इनके बचपन का जो नाम है, इनका बचपन का जो नाम है, चाइल्डहुड नेम, इनका जो बचपन का नाम था वो नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। ठीक है, आगे आइए। अब इनके जो प्रथम गुरु थे, वो गुरु का नाम था स्वामी पूर्णानंद। इनके जो गुरु थे, टीचर, स्वामी पूर्णानंद नाम था उनका। ठीक है, स्वामी पूर्णानंद जो है उनका आपका गुरु थे मूल शंकर के। और उन्होंने ही जो है वो आपके दयानंद सरस्वती जो ये नाम पड़ा है उनका, मूल शंकर साहब का, तो दयानंद सरस्वती जो है वो नाम दिया गया है आपका स्वामी पूर्णानंद साहब जी के द्वारा। ठीक है, और 1874 में जो है वो मथुरा में विरजानंद स्वामी ने, विरजानंद स्वामी से ये मिलते हैं आपके दयानंद सरस्वती साहब। ठीक है, और दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ, सत्यार्थ। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इनकी कह सकता हूँ बाइबल है, बाइबल ऑफ वेद, वेद समाज। ठीक है, 1874, 1870, 1874 में जो है वो आपका वेद सत्यार्थ प्रकाश की जो है कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में आपका दयानंद सरस्वती के साहब साहब जी के द्वारा लिखा गया था, और इसे बाइबल ऑफ वेद समाज भी कहा जाता है। ठीक है, और आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, तो स्थापना की अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो ये हुआ था आपका बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और डेट था 10 अप्रैल 1870, 10 अप्रैल 1875 को जो है वो इनका बम्बई में जो है वो माणिक चंद्र की वाटिका में, ठीक है, माणिक चंद्र की वाटिका में जो है वो दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना होती है। तो ये तो था आपका दयानंद सरस्वती साहब के बारे में। ठीक है, और 1877 में जो है ना आपका जो ये आपका आर्य समाज है, इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका जो हेडक्वार्टर था, HQ, वो आपका लाहौर था। लाहौर में इसका क्या था? हेडक्वार्टर था 1877 में, 1877 में। ठीक है, और इससे अगर मैं आगे बात करूं तो एक बहुत फेमस कह सकते हो नारा है, वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतवासियों के लिए है, ऐसे नारे दिए गए थे इनके द्वारा। जो नारे काफ़ी फेमस हुए और ये नारे बहुत बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नारे जो है, पहला था वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो, और दूसरा था कि भारत भारतवासियों के लिए है, भारत
भारतवासियों के लिए है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे लोग मॉडर्न बनते जाते हैं ना, अपना जो बैकग्राउंड है उसको स्किप करते चले जाते हैं। वो अपनी पास्ट में नहीं देखना चाहते, वो अपने ना कह सकते हैं रूट्स को भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो वेदों की और लोटों का नारा जो है वो आर्य साहब का, दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, और भारत भारतवासियों के लिए है, ये भी नारा काफ़ी फेमस था। और इन्हें जो है एक उपाधि मिली गई थी, कह सकता हूँ एक बात कहा जाता था इनको कि भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है, दयानंद सरस्वती साहब को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया था। अब ये मार्टिन लूथर कौन था? ठीक है, मैंने लूथर कह दिया, माफी चाहूंगा, लूथर। ठीक है, भारत का मार्टिन, भारत का मार्टिन लूथर। ठीक है दोस्तों, इनको कहा गया भारत का मार्टिन लूथर। अगर मैं आपको थोड़ा सा मार्टिन लूथर लूथर पे प्रकाश डालूं, तो इनका जो टाइम पीरियड था मार्टिन लूथर का, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो आपका 1483 से लेकर के जो है ना वो 1546 तक का इनका टेन्योर था, मार्टिन लूथर का। ठीक है, और ये एक जर्मनी के प्रमुख ईसाई धर्म सुधारक थे। जर्मनी के, ठीक है, ये भी एक समाज सुधारक थे। और इन्होंने क्या किया था, 16th ऑफ सेंचुरी में कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का विरोध किया था। कैथोलिक चर्च का, कैथोलिक चर्च का विरोध। ठीक है, कैथोलिक चर्च का जो है ना वो विरोध इन्होंने किया हुआ था। और कह सकता हूँ प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रोटेस्टेंट, अब दोस्तों आपने इसको मर्ज मत कर दीजिएगा, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बता रहा हूँ मार्टिन लूथर के बारे में। एटलीस्ट आपको आइडिया तो होना चाहिए कि इनको भारत का मार्टिन लूथर क्यों कहा गया था। ठीक है, मार्टिन लूथर ऐसा कौन सा इंसान वो पैदा हो गया था कि जिसको जिनको इस नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें मार्टिन लूथर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब मैं बात करूँ कि इसको कहा क्यों गया। तो जो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है वो भारत का मार्टिन लूथर इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने भी जो है वो हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, और उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान भी किया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। और 1875 में जो है वो आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, और ताकि धर्म को जो है वो शुद्ध किया जा सके और समाज में सुधार लाया जा सके। तो ये था आपका आर्य समाज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक इसमें बहुत मतलब एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया है कि जो स्वराज वर्ड है ना, उसका वर्ड का जो है वो उपयोग जो है वो कह सकता हूँ प्रयोग कब किया गया था। तो स्वराज जो वर्ड है वो सबसे प्रथम प्रयोग जो है वो आपका आर्य समाज में ही किया गया था। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का, स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था आपके आर्य समाज के बारे में। आपको पता है कि डीएवी की जो स्थापना की गई थी वो आर्य समाज दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा ही जो कह सकता वो किया गया था। ठीक है, हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है वो लाहौर में 1886 में आपका दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की गई थी, जो आज भी हमारे इंडिया में बहुत जगह इनके ब्रांचेस खुले हुए हैं। तो डीएवी का जो स्थापना, ये डीएवी स्कूल जो है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, दयानंद
एंग्लो वैदिक। अब दोस्तों एंग्लो कौन थे, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। और मैंने आपको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था तो एंग्लो वर्ड का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था। तो आप मुझे बताइएगा कि एंग्लो वर्ड क्या होता है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV का फुल फॉर्म यही है, DAV का फुल फॉर्म यही है। और संस्थापक कौन थे, पहला ब्रांच जो है वो लाहौर में खोला गया था, लाहौर में 1886 में। दो व्यक्तियों ने स्थापित किया था, एक का नाम था आपका हंसराज। वो कहते हैं ना, व्यक्ति आते गए काफिला बनता गया, तो वही वाली बात थी, मतलब सुधार आंदोलन में लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। कुछ एक दो जो है वो और आपके आंदोलन बच गए, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ठीक है, और एक था आपका अहमदिया आंदोलन। तो इन चीज़ों के बारे में और एक अलीगढ़ आंदोलन के बारे में मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। साथ ही 1857 की क्रांति के बारे में भी जो है वो कल की क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक साइंस का जो है वो एक प्लेलिस्ट शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन का डेट जो है वो बहुत नज़दीक आता चला जा रहा है, तो साइंस का जो है ना मैं एक प्लेलिस्ट आपको शेयर करूँगा। मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर करूँगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स भी वहीं से बनाइएगा, साइंस के लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में आपको पसंद आया होगा। तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन अपना जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।